नमस्कार दोस्तों। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के पिछले लेक्चर में हमने जो बातें की थी वो क्या क्या थी, हम उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं एक बार। तो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू के बारे में, फेस वैल्यू के बारे में, फेस वैल्यू के बारे में और बुक वैल्यू के बारे में। बुक वैल्यू के बारे में ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में कि मार्केट वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है और बुक वैल्यू क्या होती है। अब हम देखने वाले हैं आगे इस लेक्चर में कि कोई भी केयर शेयर सस्ता है या महंगा, इसको पता कैसे लगाएं। पहली चीज कि किसी भी शेयर को जब हम खरीदने जाते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हमें कम पैसे में अच्छी चीज मिले। कम पैसे में अच्छी चीज की डिमांड हमेशा होती है हमारी। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें जो भी शेयर मिले वो सस्ता परचेज करें हम। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने एक कंपनी बनाई थी XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी। तो मान लीजिए ये कंपनी जो है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसमें कुल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स वो है 1 लाख। 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, टोटल 1 लाख। और कंपनी जो है वो कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, इस पे हम अभी नहीं जाते हैं। देखते हैं आगे कि कैसे किसी भी कंपनी का शेयर सस्ता है या महंगा पता कैसे लगाया जाता है। ओके। तो सबसे पहले चीज, जब हम शेयर के सस्ता या महंगा होने की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो, पीई रेशियो, पीई रेशियो क्या होता है, ये पीई रेशियो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पीई रेशियो। पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। पीई रेशियो प्राइस, ये कौन सा प्राइस होने वाला है, ये मार्केट प्राइस होने वाला है। मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस चल रहा है वो, अपॉन रेशियो, अर्निंग्स रेशियो। अर्निंग मतलब अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर। क्योंकि हमने प्राइस पर शेयर लिया हुआ है, वो भी मार्केट प्राइस लिया हुआ है, उसी तरह हम अर्निंग्स पर शेयर लेंगे। पर शेयर अर्निंग, ईपीएस जिसको हम कहते हैं। ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए हम देख लेते हैं ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उसने 2010 में, 2011 और 2012, ये 3 सालों का हम उसका डेटा देखते हैं। तो मान लीजिए इस कंपनी ने टोटल जो अर्निंग्स की है, अर्निंग्स 2010 में, 2010 में इस कंपनी ने जो अर्निंग की है, 1 करोड़ रुपए इसने कमाया टोटल 2010 में। 1.5 करोड़ रुपए कमाया 2011 में और 2 करोड़ रुपए उसने कमाए 2012 में अर्निंग्स। तो जब मैं ये अर्निंग्स बात कर रहा हूँ तो किस अर्निंग की बात कर रहा हूँ, नेट अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट कंपनी का जो होगा वो हम उसकी बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट की। ओके। जब सभी एक्सपेंसेस, हमारा जो कंपनी का रेवेन्यू होता है उसमें से सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है, तो जो पैसा आता है बच के, टैक्स वगैरह सब कुछ देने के बाद, एबिटा सब के बाद, तो जो नेट प्रॉफिट होता है वही हमारी अर्निंग्स होती है। ओके। तो मान लेते हैं हम 2010 का डेटा है, तो 1 करोड़ ईपीएस जब हम निकालेंगे तो ईपीएस क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर। तो टोटल अर्निंग्स एक साल में जितनी भी कंपनी ने कमाई है, जो भी उसकी अर्निंग हुई है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के, वो है कितना, 1 लाख। ओके। तो अब हम देखते हैं कि क्या निकल के आने वाला है हमारा ईपीएस। 1 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, सॉरी टोटल अर्निंग है इस कंपनी की एक साल में, और 1 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो जो भी पैसा निकल के आएगा वो होगा अर्निंग्स पर शेयर। तो 100, 100 यहाँ पे, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 100 निकल के आएगा। अब देखिए अर्निंग्स पर शेयर जो है वो है 100। अब हम उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस, किसी भी शेयर का मार्केट प्राइस क्या है। मान लीजिए 2010 में इस शेयर XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर का प्राइस 2010 में 500 रुपए है, वही 2011 में बढ़ के 600 रुपये हो गया और 2012 में बढ़ के 800 रुपये हो गया। तो अब हम देखेंगे कि पीई रेशियो इसका क्या निकल के आने वाला है।
तो अब हम अगर पीई रेशियो की बात करें, पीई रेशियो 2010 की, तो 2010 में इस XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पीई रेशियो क्या है होने वाला है, मार्केट का प्राइस क्या है 500 डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर क्या है, अर्निंग्स पर शेयर हम कैसे कैलकुलेट करते थे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे हमारा 100 निकल के आया था जब हमने 2010 के लिए निकाला था, तो ये हो गया हमारा क्या 100। तो जो पीई रेशियो निकल के आया वो क्या है, हमारा पीई रेशियो निकल के आया 5, 5 का पीई रेशियो निकल के आया है। ओके, 2010 के लिए। अब देखिए जब हम 2011 की बात करेंगे तो 2011 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2011 के लिए हम जो भी हमारा ये एक साल की अर्निंग है वो 1.5 करोड़ है, 1.5 CR है। ओके, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो उतने ही रहने वाले हैं, कितने जो थे हमारे पास पहले 1 लाख। तो जो हमारा अर्निंग्स पर शेयर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, तो हम करके देख लेते हैं। ईपीएस फॉर 2011 के लिए, 2011 के लिए टोटल जो नेट प्रॉफिट है या फिर अर्निंग्स जिसको कहते हैं 1.5 CR है, 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, 1 लाख है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये निकल के आएगा हमारा कितना, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 150। तो ईपीएस 2011 के लिए कितना निकल के आया 150, जो कि जबकि 2010 के लिए ईपीएस कितना था अर्निंग्स पर शेयर, वो था 100। तो मतलब यहाँ पे ईपीएस 2011 में अर्निंग्स पर शेयर कंपनी के इंक्रीज हो गए हैं। अब देखते हैं इसका पीई रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो जब हम पीई रेशियो कैलकुलेट करेंगे 2011 के लिए, पीई रेशियो 2011 के लिए, तो क्या निकल के आएगा, पीई रेशियो क्या होता है, प्राइस जो मार्केट का है, मार्केट का प्राइस क्या है 600 डिवाइडेड बाई हम किस चीज़ से कर देंगे, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर कितनी है 2011 के लिए, वो 150 है। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आएगा कुछ 4। तो अर्निंग्स पर शेयर 150 अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज हो गया, और साथ में मार्केट प्राइस भी इंक्रीज हुआ। लेकिन मार्केट प्राइस उस रेशियो में, उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हुआ जिस प्रोपोर्शन में ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज हुआ है। इसलिए इस कंपनी का जो पीई रेशियो है वो घट गया है। पीई रेशियो क्या हो गया, 4 हो गया है पीई रेशियो। तो अब देखिए अगर हम बात करें, कंपनी के प्रॉफिट तो इंक्रीज हो गए लेकिन अर्निंग्स पर शेयर भी इंक्रीज हो गए। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ इसलिए अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज, लेकिन मार्केट प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ा, मार्केट प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ा। तो एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये शेयर थोड़ा सा हमें सस्ता मिल रहा है। लेकिन जब हम इसके पीयर्स का कंपैरिजन करेंगे, मतलब पीयर्स का कंपैरिजन कैसे, जो हमारी XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पीवीटी एलटीडी, मान लीजिए ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड कोई बैंकिंग कंपनी है। ओके, तो हम इसकी और भी जो बैंकिंग कंपनीज होंगी मार्केट में, मान लीजिए कोई एक एबीसी कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड करके, वो भी बैंकिंग सेक्टर में है। कोई पीक्यूआर कंपनी है वो भी बैंकिंग सेक्टर में है। और कोई कंपनी है जो कि मान लीजिए कोई और कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर में है और बैंकिंग सेक्टर में है, या फिर बैंकिंग से इसी सेक्टर में है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हम 2010 के लिए और 2011 के लिए, 2012 के लिए, 2010 और 2011 2 सालों का आंकड़ा हम देखते हैं। तो जो हमारा XYZ प्राइवेट लिमिटेड थी इसका 5 पीई निकल के आया था, और इस कंपनी में 2011 में 4 पीई निकल के आया था। और जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का अगर पीई 6 है इस 2010 में, और 2011 में बढ़ के ये 7 हो गया, और पीक्यूआर जो कंपनी है उसका पीई 2010 में 6 है और 2011 में बढ़ के 8 हो गया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो पीई रेशियो है 4 है 2011 में किसका, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, तो ये शेयर हमें सस्ता मिल रहा है। लेकिन इसकी बजाय हमें ये देखना होगा कि आखिर ये पीई 4 पे क्यों है, जबकि उसके कंपैरिजन में जो बाकी दो कंपनीज हैं उनका पीई इंक्रीज हुआ है। पीई इंक्रीज हुआ मतलब कि मार्केट ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है एक शेयर खरीदने के लिए। हमेशा याद रखिए जब पीई ज़्यादा होता है
तो मार्केट ज़्यादा पैसे चुकाता है किसी एक शेयर को खरीदने के लिए, क्योंकि होता क्या है, प्राइस अपॉन ईपीएस। तो अगर प्राइस इंक्रीज हुआ और ईपीएस उतना ही रहा तो ही पीई बढ़ने वाला है, या फिर ईपीएस घट जाए और प्राइस उतने पे रह जाए तो भी पीई इंक्रीज हो जाएगा। तो इन केस में क्या हुआ था कि मार्केट का ईपीएस तो इंक्रीज हो गया था उस कंपनी का, लेकिन प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ उस रेस्पेक्ट में, जिस वजह से उसका पीई घट गया, 4 घट हो गया। तो हमें जो इंडस्ट्री का पीई है और भी जो उसके पीयर्स में कंपनीज हैं उनसे कंपेयर करने के बाद ही पता लगाना होगा कि आखिरकार उस कंपनी के पीई डिक्रीज क्यों हुआ, इंक्रीज क्यों हुआ। जरूरी नहीं है कि हमेशा पीई कम पीई वाला शेयर सस्ता ही हो। माना जाता है कि सेक्टर वाइज सेक्टर ये पीई रेशियो चेंज होता है। पीई रेशियो चेंजेस सेक्टर टू सेक्टर, सेक्टर टू सेक्टर। अगर हाल ही की बात करें, इस समय के करंट सीन की बात करें, तो जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक्स, उनका पीई रेशियो 15 टू 18 है, 15 टू 18 है। जो आईटी कंपनीज हैं उनका पीई रेशियो 20 टू 26 27 है। और वहीं पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका पीई रेशियो 8 टू 10 है, 10 टू 8 के बीच में वेरी कर रहा है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक में कंपनीज हैं उनका कंपैरिजन हम पब्लिक सेक्टर बैंक की कंपनीज से करेंगे। जो आईटी की कंपनीज हैं उनका कंपैरिजन हम आईटी की कंपनीज से करेंगे, और जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनका कंपैरिजन हम प्राइवेट बैंक से करेंगे। तो पीयर्स उसी इंडस्ट्री के, उसी सेक्टर के जो कंपनीज हैं उनसे कंपेयर करने के बाद हम निकालेंगे कि आखिरकार जो हमारी कंपनी है उसका शेयर सस्ता हमें मिल रहा है या हमें महंगा मिल रहा है। तो इस हिसाब से प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी शेयर को पता लगा सकते हैं कि ये शेयर हमें सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है। लेकिन हमेशा पीई रेशियो ही नहीं देखा जाता। हमेशा पीई रेशियो देख के हम पता नहीं लगा सकते कि हमारा शेयर सस्ता है या फिर महंगा है। और भी बहुत से फैक्टर्स इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी की ग्रोथ, जो कंपनी हाई ग्रोथ वाली होती है, हाई ग्रोथ कंपनीज का पीई रेशियो हमेशा ज़्यादा होता है। पीई रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करें तो जो कंज्यूमर है, रिटेल, तो हमें देखने को मिलेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया ब्रिटानिया डाबर, और इस सेक्टर की जो भी कंपनीज होंगी उनका पीई रेशियो हमें हाई मिलेगा। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हमेशा कंज्यूमर को ये जो कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं इनकी डिमांड हमेशा रहती है। तो इनको कभी भी लॉस होता नहीं है। इस वजह से इनको ज़्यादा पैसे इन्वेस्टर्स चुकाने के लिए रेडी रहते हैं। हाई पीई वाली कंपनीज है ये, क्योंकि इनकी ग्रोथ भी है, लगातार कंटिन्यूसली 15 टू 18% का ग्रोथ ये दिखाती हैं। दूसरी कंपनी जो होती हैं वो होती हैं लो ग्रोथ वाली कंपनीज। लो ग्रोथ वाली जो कंपनीज होती हैं उनका पीई रेशियो हमें जनरली कम देखने को मिलेगा। पीई रेशियो हमें कम देखने को मिलता है क्योंकि उनके अर्निंग्स भी उसी तरह से धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। अर्निंग्स इंक्रीजेस स्लोली, धीरे धीरे उनकी अर्निंग्स बढ़ती है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कम पैसा चुकाने के लिए रेडी होते हैं, तो उनको लो ग्रोथ कंपनी। और जो सिक्लिकल कंपनीज होती हैं, सिक्लिकल कंपनीज को ध्यान में रखकर ही, अगर आप सिक्लिकल कंपनीज का पीई रेशियो देखेंगे तो सिक्लिकल कंपनीज को कभी भी पीई रेशियो देखकर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इनके अर्निंग्स एक समय में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होते हैं और फिर एक समय में काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज होते हैं। तो जब इनके अर्निंग्स काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो जाते हैं तो इनका पीई रेशियो कम हो जाता है और उस वजह से हमें शेयर सस्ता लगता है। लेकिन जैसे ही इनका पूरा साइकिल खत्म होने लगता है, साइकिल कंप्लीट होने लगता है, उनकी अर्निंग्स डिक्रीज हो जाती हैं
और जो शेयर हमने सस्ता समझ के खरीदा था वो शेयर हमें और महंगा लगने लगता है, क्योंकि मार्केट प्राइस इंक्रीज नहीं होता, मार्केट प्राइस इंक्रीज नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे इनका ईपीएस कम होता है, अर्निंग्स पर शेयर घट जाता है और पीई इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पीई क्या है, पीई इज इक्वल टू मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस, ईपीएस। तो जैसे जैसे ये कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता है, तो प्रॉफिट बढ़ते समय पे क्या होता है कि ईपीएस इंक्रीज होगा, और ईपीएस जैसे ही इंक्रीज होगा पीई बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस तो उतने पे ही रहने वाला है मार्केट का। लेकिन जैसे ही इनका साइकिल कंप्लीट होता है और इनके प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस उतने पे ही रहते हैं, लेकिन अर्निंग्स पर शेयर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट घट जाता है। और जैसे ही इनका नेट प्रॉफिट घटता है तो पीई इंक्रीज हो जाता है, ईपीएस इंक्रीज हुआ, ईपीएस घट गया, सॉरी डिक्रीज हुआ, ईपीएस के घटने की वजह से क्या हुआ, पीई रेशियो इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और मार्केट का प्राइस उतने पे ही रहने वाला, तो हमारा शेयर का प्राइस बढ़ता नहीं है और हमारा पीई रेशियो बढ़ जाता है। तो हमें क्या हुआ, हमें कोई फायदा नहीं हुआ उससे, प्राइस तो हमारा उतने पे ही रह गया, पूरा का पूरा चेंज किस में हुआ, ईपीएस में और पीई में। तो हमें सिक्लिकल कंपनीज को बहुत ही ध्यान से देख कर खरीदना चाहिए। अगर हम पीई रेशियो से उनको इवेल्युएट कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीई रेशियो से हम किसी भी सिक्लिकल कंपनी को, साइक्लिकल इंडस्ट्रीज को नहीं इवेल्युएट कर सकते, उसमें हम धोखा खा जाएंगे।